हे गाइस, वेलकम टू स्टडी वेव्स। और आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ मैलिस की। शायद आपको लग रहा होगा कि ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं किसी मूवी में या किसी क्राइम शो में देखा होगा कि अगर किसी पर्सन की इंटेंशन होती है दूसरे पर्सन को किल करने की, लेकिन उसके एक्ट से दूसरा पर्सन किल ना हो कि तीसरा पर्सन किल हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि वो कोर्ट में ये डिफेंस ले सकता है कि उसकी कोई इंटेंशन थी ही नहीं तीसरे पर्सन को किल करने की, और ही शुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 301 ऑफ आईपीसी? तो बस इसी के बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस को ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव भी कहा जाता है। इस डॉक्ट्राइन को समझने से पहले देखते हैं मैलिस होता क्या है। इट मीन्स अ पार्टीज इंटेंशन टू कॉज इंजरी टू अनदर पार्टी। इसका मतलब होता है कि एक पार्टी की इंटेंशन है दूसरे पार्टी को इंजरी कॉज करने की। सेक्शन 301 ऑफ आईपीसी में डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस की बात कही गई है। इसमें कहा गया है, इफ डेथ ऑफ अ पर्सन इज कॉज्ड अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड इज कल्पेबल होमिसाइड। Under this section, if A intends to kill B but kills C, whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, the intention to kill C is by law attributed to him. यहाँ ए की इंटेंशन थी बी को किल करना, लेकिन उसके एक्ट से बी की मौत ना होके सी की मौत हो जाती है। और एक्ट और ए की इंटेंशन ना तो सी को किल करने की थी, ना उसे नॉलेज थी कि उसके एक्ट से सी किल हो जाएगा। तो ऐसे में डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस अप्लाई होगी, और बाय लॉ एज पर सेक्शन 301 ये माना जाएगा कि जैसे ही सी की मौत होती है तो जो ए का मैलिस था टुवर्ड्स बी टू किल हिम, वो ट्रांसफर हो जाएगा सी पर। और ये माना जाएगा जैसे ही सी की मौत होती है कि ए की इंटेंशन फुलफिल हो चुकी है और ए ने होमिसाइड ना करके कल्पेबल होमिसाइड किया है। चलिए इसको हम एक केस की हेल्प से समझते हैं, और केस है एम्परर वर्सेस मुशनूरू सूर्य नारायण मूर्ति 1912। इस केस के फैक्ट्स हैं, in this case the accused had an intention to kill a person named Apala to obtain some for which Apala was insured. He gave him sweetmeat halwa in which some poisonous substance had been mixed. Apala ate some of it and threw the rest. Raj Lakshmi, niece of Apala, ate the remaining sweetmeat and also gave it to some other child. Apala recovered from its effect, but both the children who had eaten poisoned sweetmeat died. What was the issue of this case? Issue was whether this act of the accused was cause of Raj Lakshmi and other child's death. What was held in this case? High Court held that accused was liable for attempting murder of Apala. Second, accused was held liable for the death of both the children under the doctrine of transfer of malice when he aimed at one person but killed another. इस केस के फैक्ट्स हैं कि यहाँ एक्यूज का इंटेंशन होती है एक पर्सन अपाला को किल करने की, ताकि जो उसका इंश्योरेंस का अमाउंट है वो उसको मिल सके। उसके लिए वो उसको हलवे में पॉइजन मिला के उसे देता है, और अपाला उसमें से कुछ खा लेता है और कुछ फेंक देता है। अब उसकी नीस, अपाला की नीस राजलक्ष्मी उस हलवे को खा लेती है और किसी और बच्चे को भी दे देती है। हालांकि अपाला तो रिकवर कर जाता है, लेकिन वो दोनों चिल्ड्रन का डेथ हो जाती है उस पॉइजन स्वीट मीट की वजह से। तो यहाँ पर इशू ये अराइज होता है कि राजलक्ष्मी और दूसरे बच्चे की जो डेथ हुई है उसके लिए एक्यूज लाइबल होगा क्या? तो हाई कोर्ट हेल्ड करती है कि यहाँ पर एक्यूज लाइबल है अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ अपाला। दूसरा, यहाँ पर दोनों बच्चों की चाइल्ड की डेथ के लिए भी एक्यूज लाइबल है अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस, जहाँ एक पर्सन का एम होता है एक पर्टिकुलर पर्सन को किल करना, लेकिन उसके एक्ट से वो पर्सन किल ना होके दूसरा पर्सन किल हो जाता है। तो आई होप
जो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कोर्ट में इस तरीके से डिफेंस नहीं ले सकता अगर ऐसा कोई केस अराइज होता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था किसी थर्ड पर्सन को किल करने का। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने में काफी मदद मिलेगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।